सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। आज हमें पढ़ना है बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ का एक दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम से भी आप जान सकते हैं कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसे भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दरअसल ये बायो-सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक, यानी इंग्लिश में बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया था, या उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था या एक नियम दिया था, उसी को हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं। आप इसके पहले देखे होंगे ये ओरेस्टेड का प्रयोग देखे होंगे। ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग में, ये ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, ये ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या किया था कि देखा था कि जब किसी एक कंडक्टर यानी कोई एक तार ले लिया था, एक वायर, और उसमें करंट फ्लो करा करके देखा था कि जब करंट नहीं फ्लो हो रहा था तो देखा था जो कंपास नीडल था उसमें कोई विक्षेप नहीं था, लेकिन जैसे ही उसमें करंट फ्लो करता है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर दे रहे हैं, हालांकि हमें पढ़ना ये है। मान लीजिए एक वायर है और इसको एक यहाँ सर्किट से जोड़ दिया है, तो क्या होता था कि यहाँ एक कंपास नीडल लगा दिया, ये कंपास नीडल है, तो जब तक इसमें करंट नहीं फ्लो हुआ रहता था तब तक ये कोई विक्षेप नहीं आता था, लेकिन जैसे ही इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया, जब ये करंट फ्लो होने लगता था, मान लीजिए यहाँ हम दूसरा एक सर्किट बना देते हैं। देखिए अब मान लीजिए करंट इसमें फ्लो होने लगा तो इसमें विक्षेप आ जाता था, ये कंपास नीडल में विक्षेप आ जाता था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये सिद्ध किया था कि इसका मतलब ये है कि ये अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, या यूँ शब्दों में कहें कि बहुत सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रिक से मैग्नेट जनरेट होता है। ठीक है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, अपने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये निष्कर्ष भी निकाला था कि किसी तार में, मान लीजिए ये ही वायर ले लीजिए, ये वायर होगा, कोई भी वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी तार में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा तथा परिमाण क्रमशः तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और उसकी प्रबलता पर निर्भर करता है। तो इसमें कितना धारा, ये जो सर्किट है इसमें कितना धारा, इसकी क्या प्रबलता है, इसकी धारा की क्या दिशा है, इस पर ये निर्भर करता है। यहाँ पर जो इसके चारों ओर ये जो वायर है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निर्भर करेगा, तो ये डिपेंड करेगा इसमें करंट पर, इस वायर में फ्लो होने वाले करंट पर निर्भर करेगा, इसकी क्या दिशा है, इसकी क्या प्रबलता है। तो इस तरह से यहाँ पर ओरेस्टेड ने ये बात सिद्ध कर दिया था कि किसी चालक के कारण हम कह सकते हैं कि ये, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसी को बायो-सेवर्ट ने इसके लिए एक नियम दिया था जिसको हम कहते हैं धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इसके नियम के अनुसार कि वो चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, इसके लिए बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया था। तो उसमें उन्होंने एक अल्पांश भाग, यानी जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट है, उसकी चर्चा किया था। जैसे कि उसने क्या किया था, जैसे यहाँ पर एक वायर ले लिया था,
जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक वायर हमने ले लिया, ठीक है, ये वायर मान लीजिए यहाँ हमने ए बी वायर ले लिया। इस वायर का एक एलिमेंट्री पार्ट, मान लीजिए ये छोटा सा ये एलिमेंट्री पार्ट हमने ले लिया, इसका लंबाई हम dl, ठीक है, dl लंबाई का ये एलिमेंट्री पार्ट इतना लंबा ले लेते हैं, इसका स्मॉल लेंथ। अब इस पर क्या किया था, एक अल्पांश, ये इसको अल्पांश बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्ट या छोटा सा पार्ट बोलेंगे। इसके कारण इसने किसी बिंदु पर इसके चारों ओर जो किसी बिंदु पर उसने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। तो यही उसके नाम पर बायो सेवर्ट का नियम है। तो आइए देखते हैं ये नियम क्या है, ठीक है। तो क्या है नियम कि उसने क्या किया, कहा कि मान लेते हैं एक AB वायर ले लिया, एक तार AB ले लिया और कहा कि इसमें मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, कि चालक तार ले लिया जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इसके ये dl लंबाई ले लिया, dl लंबाई के, ठीक है, इसके चारों ओर मान लेता है कि कोई यहाँ से ये मान लीजिए यहीं ले लेते हैं ये स्मॉल r दूरी, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए ये पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये ज्ञात कर रहा। मान लेते हैं इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड dB है, मान लिया इस बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड dB है, ठीक है, जो कि इस तार से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो बायो सेवर्ट ने ये कहा था, बायो सेवर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट, बायो सेवर्ट ने क्या कहा था, तो इसके लिए बायो सेवर्ट ने कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड dB है, ये मैग्नेटिक फील्ड dB ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के। तो ये प्रोपोर्शनल होगा I के, मान लीजिए ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर कहा था कि यही जो dB है, ये जो dB ये प्रोपोर्शनल होगा इस स्मॉल लेंथ जो हमने अल्पांश भाग लिया है dl, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ये dl के भी प्रोपोर्शनल होगा, मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गया। फिर इसने कहा था कि ये जो dl लेंथ है, यहाँ से जो दूरी बिंदु P तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जो dB है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, सॉरी ये ऐसे ठीक है 1/r² कहें या हम कह सकते हैं r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कहेंगे ये dB r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और देखा था, उसने कहा था कि ये साथ ही साथ जो बिंदु P को dl से जोड़ने वाली लाइन है और जो dl है, इनके बीच में ये जो कोण बनेगा, जो ये कोण थीटा है, इसके ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होगा। यानी हम कहेंगे कि ये dB प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के, ठीक है, इसमें जो कोण बनेगा इसकी ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए ये मान लीजिए समीकरण 4 हो गया। अब चारों को संयुक्त कीजिए, ठीक है। तो अब हम कहेंगे संयुक्त रूप से तो जब इसको संयुक्त करेंगे तो क्या होगा, चारों को जब इकट्ठा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, dB प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I के, dl के और साइन थीटा अपान r² के। तो ये इन बातों पर निर्भर करता, I dl साइन थीटा अपान r², ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से अब ये प्रोपोर्शनल है, जब इसको इक्वल करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो चलिए इसको हम इक्वल करते हैं। तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट k ले लिए, k क्या हो जाएगा, k टाइम I dl साइन थीटा अपान r², ठीक है। k क्या है,
तो हम कहेंगे कि जहाँ k एक नियतांक है, यहाँ k को हम क्या कहेंगे कि k एक नियतांक है, ठीक है। तो जहाँ k एक नियतांक है, k एक नियतांक हो गया, k की वैल्यू ये आता है, k की जो वैल्यू है MKS सिस्टम में k की वैल्यू आता है μ0/4 पाई, दिस विल बी इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आती है, किसका, k का। तो k की वैल्यू अगर इसमें हम रख दें तो अब देखिए क्या आता है। तो जब k की वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई और I dl साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया, ये बायो-सेवर्ट का यही नियम है, ठीक है। अब dB की यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक क्षेत्र फील्ड की यूनिट तो आप जानते ही हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या उसी को टेस्ला भी, CG स्मिथ की यूनिट गॉस भी होती है, ये तो पढ़े ही हैं आप। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। तो यहाँ से ये μ0 कुछ नया दिख रहा है, ये μ0 क्या है, तो μ0 जो है ये हम कहेंगे कि निर्वात या बाय की चुंबकशीलता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। μ0 क्या है, निर्वात या वायु की क्या है, चुंबकशीलता, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये इंग्लिश में कहेंगे μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। μ0 का यूनिट क्या होता है, ये जो यूनिट ऑफ μ0, तो μ0 की यूनिट क्या होती है, तो μ0 का जो यूनिट होता है ये होता है ऐसे कह सकते हैं वेबर एम्पियर मीटर, या इसकी एक यूनिट और होती है, ऐसे कह सकते हैं टेस्ला मीटर एम्पियर कह सकते हैं, टेस्ला मीटर एम्पियर, या एक यूनिट और कह सकते हैं ऐसे, इसका हेनरी भी होता है, हेनरी पर मीटर। तो इसके ये 2-3 यूनिट हैं μ0 के, आपको ये मेन रूप से ये बायो-सेवर्ट लॉ यही है और यही आपको याद रखना है। और इस वीडियो की PDF आप जा कर के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ डाउनलोड कर लीजिए, शुद्ध लिखा PDF आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।